जा सकता है ताकि उनका डीएनए ना पकड़ा जाए। ये तो बहुत ही एक एक्सट्रीम हालात में होते हैं। हम्म। और साथ ही साथ हवा से आजकल बहुत खतरा है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर, एरियल वॉरफेयर चल रहा है। तो ये वाजिब है कि जो सुरक्षा है उनके हवाई जहाज की, प्लेन की, बैकअप प्लेन है, SU-57 को कवर देते हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर हैं। जैसे कि आप देखो, जब अलास्का में मीटिंग हुई उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वहां भी उनको एयर कवर दिया गया, F-35 उड़ रहे थे। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूंगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है। वो खुद भी एक केजीबी के बहुत उच्च सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन हालात में अगर आप देखेंगे तो ये सुरक्षा जो है वो उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उस मुताबिक होती जी। है। जहां जहां उनका खतरा होता है जी उसी मुताबिक सुरक्षा होती है, मनोज। बिल्कुल आपने सही कहा। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल तो दो देशों के बीच जो स्थिति है, कई देशों के बीच स्थिति है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जहाँ तक सवाल न्यूक्लियर का है, तो हाल ही में रूस ने कुछ ऐसे इनोवेशन किए न्यूक्लियर को लेकर कि वो अब प्लेन या ड्रोन या जेट या फाइटर प्लेन न्यूक्लियर से चलेंगे। आप सोचिए कि कितना, और शायद इसलिए यही कारण है कि डिफेंस सेक्टर में रूस ने बड़ी उपलब्धि की है। और भारत की जो ये डील है, अभी जो मुलाकात होने वाली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, किरोड़ी सिंह जी का भी इशारा उसी ओर है कि दोनों देशों के बीच जो जो समझौते होने हैं, जो कोलैबोरेशन होने हैं, उसमें डिफेंस एक बड़ा सेक्टर है। किरोड़ी जी। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि पुतिन के यहाँ आने से पहले दोनों ही देशों में के अधिकारियों ने हम्म। बहुत अच्छी तरह होमवर्क किया है, हम्म। और होमवर्क करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत देखिए, प्रारंभ हमेशा से, जब से यूएसएसआर था, भारत की सिक्योरिटी या डिफेंस को लेके सोवियत यूनियन और फिर रशिया पे डिपेंडेंस रही है। हम्म। बीच में हमने शायद ये प्रयास किया, हमारी पॉलिसी शिफ्ट करने की कोशिश की, किसी एक देश पे डिपेंड होना ठीक नहीं है, तो हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की। हम्म। अमेरिका के साथ भी हम कुछ सीमा तक डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन हमें लगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, अमेरिका उतना रिलायबल शायद नहीं हो जी। सकता जितना रशिया है। जी। हमने बीच में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, हम्म। लेकिन अल्टीमेटली वापस हमें ऐसा लगा कि हमें रशिया पे ही डिपेंड होना चाहिए। रशिया ज़्यादा डिपेंडेबल है भारत के लिए, हम्म। क्योंकि जब अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया जिस तरीके से, और यूरोपियन देश भी थोड़े रिलक्टेंट रहने लगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उतने आगे नहीं आए, हम्म। जबकि रशिया, भारत का जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है वो भी फुलफिल होता है जब जॉइंट वेंचर यहाँ होता है भारत में। ऑलरेडी देखिए AK-203 और ब्रह्मोस मिसाइल उनके साथ हो रही हैं, और फिर रशिया जॉइंट वेंचर के रूप में इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लिए तैयार है। हम्म। तो भारत का जो मिशन है, भारत का उद्देश्य है, वो भी फुलफिल हो रहा है, और भारत की सुरक्षा रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती हैं। जी। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि डिफेंस को लेके ही बातचीत होगी, मुझे लगता है बहुत से इश्यूज पे बात होगी। द्विपक्षीय में देखिए, भारत और रशिया के बीच में ये 23वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक है, तो लंबे समय से बातचीत होती रही है। तो इसमें व्यापार को कैसे हम्म। बढ़ाया जाए, और हम्म। भारत का आजकल जिस तरह का फोकस है, द्विपक्षीय फ्री ट्रेड की तरफ भारत का काफी फोकस है अलग अलग देशों से। तो भारत शायद ये प्रयास करेगा कि रशिया के साथ क्या फ्री ट्रेड हो सकता है, और वो फ्री ट्रेड किस रूप में हो सकता है। दूसरा यह है कि भारत और रशिया और चीन का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है। रशिया बार बार ये कह चुका है कि जो रिग का मैकेनिज्म है, रशिया, इंडिया, चाइना, उसको रिवाइव किया जाए। हम्म। लेकिन भारत ने अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया है, वो शायद चाइना को लेके, चाइना अभी हमारे लिए उतना विश्वसनीय नहीं है। हम्म। और अगर रिग मैकेनिज्म होता है तो रशिया चाइना हो सकता है एक तरफ जाएं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि रशिया के प्रेसिडेंट ये प्रयास करेंगे कि रिग की मैकेनिज्म को फिर से रिवाइव किया जाए, और जी। वो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को, विशेष रूप से अमेरिका को, यूरोप को ये मैसेज दें कि देखिए, चीन और भारत और रशिया जैसे बड़े देश हम एक साथ हैं। तो रशिया का तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है,
लेकिन भारत उसमें कितना सकारात्मक रुख अपनाएगा बिल्कुल ये आपने सही कह नहीं कहा। सकते। बिल्कुल। इसके अलावा मल्टीलेटरल इश्यूज हैं, ग्लोबल सिचुएशन है, जो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड अभी सामने आ रहा है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, एक पीसफुल और सस्टेनेबल दुनिया कैसे बने, उसके बारे में भी बातचीत होगी। एनवायरनमेंट को लेके भी बातचीत होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण है कि भारत ने पिछले कुछ महीने से रशिया से तेल लेना कुछ कम किया है। जी। इसके साथ साथ अमेरिका से गैस और तेल लेना शुरू भी किया है। तो इसको लेके दोनों देशों में किस तरह की समझ विकसित होती है, रशिया शायद ये भी प्रयास देखना करता है। होगा जो आपने जो अंतिम मुद्दा उठाया, क्योंकि ट्रम्प लगातार कह रहे थे कि साहब वो तेल लेना कम कर दिया है भारत ने और धीरे धीरे बंद कर देगा। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था वही हो रहा है। लेकिन आम दर्शक, ज़्यादातर लोगों को ये देखने में आता है कि पुतिन की जो सुरक्षा है वो आखिर क्या है। हमने एक और सवाल उसी सुरक्षा से जोड़कर पूछा कि अगर पुतिन का प्लेन खराब हो जाता है तो साथ लाए दूसरे प्लेन से वो आखिर क्यों लौटते हैं। 10% लोगों ने कहा दूसरे देश का प्लेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। 12% लोगों ने कहा दूसरे देश के टेक्नीशियन से प्लेन मरम्मत नहीं कराते क्योंकि भाई खतरा हो सकता है। 62% ने कहा अपने प्लेन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और 16% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों है ये समझने वाली बात है, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग के बाद पुतिन अपनी ऑरस सीनेट कार से ही एयरपोर्ट से होटल के लिए जाते हैं। 2018 से ही ऑरस सीनेट कार पुतिन की स्टेट कार है। इसे ऑरस मोटर्स ने रूस की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमेटिक इंजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है। ऑरस सीनेट कार की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो तमाम चीज़ें अपने दर्शकों को बता रहे हैं गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के साथ जो लोगों को नहीं पता है, जिससे लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है कि भाई आखिर ये कार है तो क्यों है, जो आपके तस्वीर में पुतिन के पीछे दिखाई दे रही है। असल में पुतिन की जो एडवांस गाड़ी है वो चारों टायर पंचर होने के बाद भी महसूस भी नहीं होता है कि गाड़ी चलने में कोई दिक्कत आ रही है, वो चलती रहती है। कार गाड़ी के अंदर फायर एक्सप्रेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट कार में एक कमांड सिस्टम भी होता है। कमांड सिस्टम से कार में बैठे पुतिन सभी जरूरी आदेश दुनिया भर में कहीं भी दे सकते हैं। कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे होते हैं। गोलियों के साथ ग्रेनेड और केमिकल अटैक भी इस गाड़ी का कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी बहुत आसानी से झेल सकती है। इसके अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा होता है। 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कार दौड़ सकती है। गाड़ी के अंदर आराम का पूरा इंतजाम है। करीब 7 मीटर लंबी गाड़ी में रिसाइकलिंग सीट है, फोल्डेबल टेबल है। कार के अंदर एक ही मिनी फ्रिज भी है, उसकी सुविधा है। और कार के ज़्यादातर फीचर्स को गुप्त रखा गया है, वो आज तक किसी के सामने नहीं बताए गए हैं। अगस्त में चीन में हुए एससीओ समिट में पुतिन के साथ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और उस दौरान दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक इसी गाड़ी में बातचीत हुई थी, जबकि एयरपोर्ट तक का रास्ता महज 15 मिनट का था। पुतिन ने पिछले साल ऐसी ही एक कार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भी गिफ्ट की है। ये तमाम सारी चीज़ें, 5वां सर्वे उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पब्लिक इवेंट में पुतिन के अपना बॉडी डबल भेजने की बातें भी अक्सर होती रहती हैं। इस पर लोगों की क्या राय है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत होती है। 24% लोगों ने सच कहा, 20% लोगों ने झूठ कहा, 38% लोगों ने कभी कभी कहा और 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। द्विवेदी साहब के पास चलता हूँ। द्विवेदी साहब, बहुत सारी इंटेलिजेंस की जानकारियाँ, चूँकि आप चाइना में भी रहे हैं और कोरिया में भी रहे हैं, तो ये जो बॉडी डबल है, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? ऐसा आपने सुना है? कुछ गोपनीय सूचनाओं में प्राप्त हुआ है? नहीं, ऐसे तो इसमें काफ़ी आशंका भी होती है और काफ़ी हद तक लोगों का मानना भी है कि जो भी स्पेशली किम जोंग उन हैं या प्रेसिडेंट पुतिन हैं, ये अपने बॉडी डबल रखते हैं। शी जिनपिंग साहब का कोई बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। पर इनके बारे में काफ़ी एक भरोसाजनक बातें भी आती हैं कि ये लीडर्स जो हैं ये अपना बॉडी डबल रखते हैं। जैसे कहते थे सद्दाम हुसैन भी हैं, उनका भी बॉडी डबल होता था। तो ये बॉडी डबल मैं थोड़ा सा हट के
आपको जो असली बात है जो हमारे दो देशों के बीच में, मैं दो तीन बातें आपसे रखना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत और रशिया के जो हमारे रिश्ते हैं बहुत ऐतिहासिक हैं, पर अभी जो विश्व क्रम है काफी बदल गया है। अभी देखेंगे कि जो रशिया और चाइना के बीच में एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप बन गई है, तो वो रशिया का वो रवैया वो ही नहीं है जो कि आज 4 साल 5 साल पहले था। दूसरा, ट्रंप भी काफी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन साहब को किसी न किसी तरीके से वो युद्ध रुकवाने में कामयाब हो जाएं, और उन्होंने काफी हद तक पुतिन साहब की, एक कहते हैं कि वो बहुत ही प्रो पुतिन प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी G2 भी चल रहा है, जैसे G2 में क्या बोलते हैं कि इसमें रशिया तो नंबर 3 है, पर अमेरिका और चाइना के बीच में काफी हद तक ये G2 की बातचीत अभी हुई थी पूसन में, साउथ कोरिया में जो मीटिंग हुई थी। जब भारत और आप रशिया के रिश्ते देखते हैं, देखो मैं जब तक 38 साल फौज में था तो हम तो रशिया के हथियारों से ही लड़े हैं, चाहे वो T-90 टैंक थे या BMP थे या वो हेलीकॉप्टर Mi-17 थे, और चाहे यहाँ मिसाइल्स थी, वो सारे रशिया के थे। पर 2010 के बाद भारत ने अपना को डाइवर्सिफिकेशन किया, काफी हद तक हमने रशिया से हमारा जो हथियार लेना कम हुआ। पहले 75% थे 2005-7 में, अभी 33% रह गए हैं, तो उसमें काफी कमी आई है। जबकि हमने फ्रांस से काफी हद तक हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से, इजराइल से, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन आई है। अभी इस 2 दिन में 3 मुद्दे बहुत ही अहम हो। जी। सबसे पहले आपने एयर डिफेंस की बात करूंगा, S-400 जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कारगर रही है, तो हम 2 और रेजिमेंट उसकी लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ S-500 जिसका 100 किलोमीटर रेंज ज्यादा है, उसके भी ऊपर हम बिल्कुल। अब जी साहब, समय का अभाव, दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने S-400 की बात की और दूसरे वेपन की भी बात की।